जोहार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है सूर्यम पीसीएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड के एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ क्या कुछ ऐसी विषय हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और आपके जेपीएससी के पीटी और मेंस इसके अलावा विभिन्न सारे एग्जाम में, इसके अलावा एज ए झारखंडी, अगर आप झारखंड के निवासी हैं या फिर पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों पर अपनी रुचि रखते हैं, तो फिर आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को पता है कि सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित एक बहुत बड़ा साल का जो जंगल है, और ये जो जंगल है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल माना जाता है। मतलब सखुआ का जंगल माना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, जैव विविधता यहाँ पे निवास करती है, बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और इसलिए यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। और साथ ही साथ उस क्षेत्र में काफी अधिक आदिवासियों की जनसंख्या निवास करती है, और उनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव जो जंगल से है, कहीं न कहीं उसमें बाधा पहुंचने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। या फिर भारत सरकार और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है, इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार में चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो न्यूज़ है ये आज ही का है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वो दिल्ली में है, और उच्च स्तरीय जो टीम बनाई गई थी, कौन सी टीम बनाई गई थी इसके बारे में भी बात करेंगे। उसकी जो रिपोर्ट आई है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को अपना पक्ष भी रखना है, खास तौर से सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए या नहीं, इस पर। ठीक है, तो उस पर विशेष रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही ये चर्चा आई थी कि सारंडा के ग्रामीणों के साथ जो उच्च स्तरीय दल बना था, जिसमें प्रमुख रूप से 5 मंत्रियों को शामिल किया गया था झारखंड सरकार के, तो उनके साथ जो भी विचार विमर्श हुआ, उसके आधार पर जो रिपोर्ट सौंपी गई थी सरकार को, उस पर क्या कुछ बातें हुई हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर, कुछ प्रमुख चीज़ों के ऊपर पहले हम लोग बात करेंगे, जो आप सभी को जानना भी चाहिए, और इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, सो है ही। ठीक है, तो सारंडा वन्य जीव अभयारण्य हो या फिर कुछ और भी वन्य जीव अभयारण्य, जब वो घोषित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो होता है जो वाइल्ड लाइफ से उनको सेव करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, ताकि वो लंबे समय तक हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करे। इसके अलावा जो वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके साथ हमारी जो सामंजस्य है, जो हमारा समन्वय है, वो बना रहे, हमारा कोऑर्डिनेशन जो है उनके साथ रहे, और साथ ही साथ सभी जो जीव जंतु हैं हमारे साथ पृथ्वी में साथ ही साथ कोएग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के लिए 2 प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं। एक को बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसा कंजर्वेशन जिसमें वन्य जीव को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें उसी जगह रखकर उनका संरक्षण किया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और कई वन्य जीव संरक्षण के स्थान जो है झारखंड में पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है खुद उन्हीं के स्थान पर उनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक तरीका होता है कि जो जीव जंतु वहाँ पे हैं, ठीक है ना, उनको वहाँ पर से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए, और वहाँ पे उनका कंजर्वेशन किया जा सके, वहाँ पे उनका संरक्षण किया जा सके। जैसे चिड़ियाघर हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, सीड बैंक हो गए, ठीक है, या कैपेटिव ब्रीडिंग सेंटर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे इनका जो संरक्षण है वो उसके स्थान से ना करके उनके दूसरे स्थान पर ले जा करके उनका संरक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं चिड़ियाघर की, ठीक है, चिड़ियाघर की, तो चिड़ियाघर में क्या होता है कि जो जंगल में जो जंतु होते हैं
ठीक है, उनको उठा करके चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है और चिड़ियाघर में उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये वन्य जीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इसको लेकर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है आपको मिलेगा, एक परिभाषा मिलेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जेपीएससी मेंस, एसीएफएफआरओ, इन सभी परीक्षाओं में जहां पर भी पर्यावरण की बात की गई है वहां पे ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो ये जो परिभाषा है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार कोई भी एरिया, एनी एरिया अदर देन अ रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, और टेरिटोरियल वाटर्स कैन बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है नोटिफाई किया जाता है एज ए सेंचुरी इफ इट होल्ड्स क्या एडिक्वेट इकोलॉजिकल, उसके बाद फनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इनका इस क्षेत्र में महत्व है। ठीक है, पेड़ पौधे वहाँ पे जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, या फिर वहाँ पे भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके की है और प्राकृतिक स्थिति जो है वो अलग है, इसके अलावा जैविक स्थिति वहाँ पे अलग है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर उनका विशेष महत्व जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है जो हमारे प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वैसे क्षेत्रों को राज्य सरकार जो है अपने द्वारा नोटिफाई करवाती है और वैसे क्षेत्रों को प्रमुख रूप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो दर्जा है वो दिया जाता है। इसके अलावा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क भी जो है देखने को मिलते हैं जहाँ पर भी जो है सेम तरीके की स्थिति में उन्हें नेशनल जो पार्क है वो घोषित किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो वन्य जीव संरक्षण जो होता है, ठीक है ना, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है उससे थोड़ा वो अलग होता है, उसमें कुछ अलग टाइप के जो कंडीशन है वो अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मोटा मोटी अगर बात करना चाहे तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अलाउड टू लिव फ्रीली, ठीक है, उनको फ्रीली लिव करने का मौका मिलता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, उनके प्राकृतिक आवास में विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरफेस, बिना किसी मानव के छेड़छाड़ के उनको स्वतंत्र रूप से जो है रहने का लाभ मिलता है और जिससे वो अपनी सारी क्रियाविधियां जो हैं वो बहुत ही आसानी से कर पाती हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को बचाना प्रमुख लक्ष्य होता है ताकि जो भी एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, विशेष रूप से जो आगे चल करके हो सकता है कि हमारे पृथ्वी से गायब हो जाएं, नष्ट हो जाएं, ठीक है, या फिर खतरे की स्थिति में हैं या फिर लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए उन विशेष रूप से उन जातियों के साथ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अक्सर की जाती है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है एनजीटी, ठीक है ना, ये भी बहुत अलग तरीके से काम करता है, बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसके अलावा भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिसका जिक्र आगे भी मिलेगा और ये जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं कि देश में पर्यावरण संरक्षण को तेजी से लागू किया जा सके, साथ ही साथ सतत विकास के ऊपर भी जो है काम किया जा सके। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ स्पेसिफिक जो कह सकते हैं फीचर्स है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का बचाव शिकार से, ठीक है, उसके अलावा पोचिंग से, एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, किसी भी प्रकार का गैर कानूनी शिकार उनका ना हो, ठीक है, इसके अलावा नेचुरल हैबिटेट उनको प्रदान करना, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे टूरिज्म हो गया, रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब चीज़ों के लिए जो है वहाँ पे लोगों को अलाउ किया जाता है, लेकिन उनकी संख्या या फिर उनका जो उन जगह का जो स्थिति है, ठीक है, उनके अनुसार जो है वहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है खास तौर से ध्यान रखी जाती है। साथ ही साथ कंजर्वेशन फोकस, मतलब कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है और इकोलॉजिकल बैलेंस है,
ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाए ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो अनुकूल बना रहे, प्रतिकूल ना बने, ठीक है, फेवर में हमारे रहे और साथ ही साथ सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो साथ में को एग्जिस्टेंस के साथ रह सके। ठीक है, सरंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, हालांकि अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले कुछ समय में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में ये स्थापित हो जाएगा। और इसमें रिच साल है, ठीक है ना, मतलब साल मतलब सखुआ, ठीक है, सखुआ के वृक्ष पाए जाते हैं और एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड वेरियस बर्ड्स भी जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, सरंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है और सरंडा मीन्स होता है लैंड ऑफ 700 हिल्स, 700 पहाड़ियों का, ठीक है, की भूमि। ठीक है, 700 पहाड़ियों की भूमि और काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे। और घना जंगल होने के साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइनिंग। यहाँ पे खनन होता है लौह अयस्क का, और लौह अयस्क के साथ ही साथ लौह अयस्क के साथ जो भी मिलते हैं मैंगनीज, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब जो खनिज है यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई देते हैं। मतलब खनन की जो है उपयोगिता यहाँ पे ज़्यादा है। साथ ही साथ घना जंगल है, और घना जंगल है तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होने के कारण जो है सरकार की और जो जुडिशियल जो न्यायालय हैं, ठीक है, उनका भी खास तौर से यहाँ पे नज़र देखने को मिलता है। इसका जो पूरा क्षेत्र है वो 820 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है और यहाँ पे साल वृक्ष, टीक, महुआ, पलास और बम्बू जो है वो स्पेसिफिक रूप से मिलते हैं। एलिवेशन जो है इसका 200 से 927 मीटर तक है, 200 से 927 मीटर तक। और इसकी वजह से जो है यहाँ पे वैलीज हैं और हिल टॉप्स हैं, सबका कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की बात करें तो 28 स्पीसीज यहाँ पे मैमल्स के मिलते हैं, स्तनधारियों के मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एशियन एलिफेंट है, लेपर्ड है, सांभर है, चीतल है और इंडियन बाइसन है। ठीक है, इसके अलावा 60 प्रकार की पक्षियाँ, 20 प्रकार के रेप्टाइल्स और 8 एम्फीबियंस भी यहाँ पे मिलते हैं और स्पेसिफिकली 63 प्रकार की तितली जो है यहाँ पे मिलती है। ठीक है, 63 प्रकार की तितली मिलती है। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिए कि एक थोलकोबाद क्षेत्र है जहाँ पे रेयर ऑर्किड्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, इसमें जो रेयर ऑर्किड्स हैं उसमें 11 नॉन स्पीसीज हैं जो विशेष रूप से डेंड्रोबियम जीनस के हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनसे ये पता लगता है कि कितना सेंसिटिव क्षेत्र है। इसके अलावा टूरिज्म के लिए भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे किरीबुरू सूर्यास्त, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय का जो नज़ारा है वो काफ़ी बेहतरीन होता है, नेतरहाट की तरह। ठीक है, तो उस तरीके का ये क्षेत्र है। इसके अलावा मेघा हाथुबुरु, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र है ये भी बहुत, ये सूर्योदय के लिए काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा घाघिर, इसके अलावा घाघी घाघिरथी वाटरफॉल जो है वो है। इसके अलावा कारो रिवर है, फिर झिकरा वाटरफॉल है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण अट्रैक्शन है। इसके अलावा थोलकोबाद जंगल ट्रेल जो है ये भी जो है ट्रैकिंग के लिए और बर्ड वाचिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी महत्वपूर्ण जो अवसर है वो मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा नागपुर बायो ज्योग्राफिकल जोन में यह क्षेत्र पड़ता है। और एलिफेंट माइग्रेशन के लिए, हाथियों के माइग्रेशन के लिए विशेष रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ये 4 जो राज्य हैं जहाँ पे हाथी जो है प्रमुख रूप से मिलते हैं, तो इनके ट्रांसफर के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए ये जो क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ट्राइबल एंड कल्चरल लाइवलीहुड की, तो इस क्षेत्र में जो है हो, मुंडा, एक्चुअल में ये उरांव ऐसे होना चाहिए, उरांव, ठीक है, उरांव तो कम ही मिलते हैं उधर, संथाल भी कम ही मिलते हैं, और ये हो और मुंडा जो है अधिकतर यहाँ उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हनी, मशरूम, महुआ, फ्लावर, साल लीव्स, जो सखुआ पत्ता होता है ना, सखुआ पत्ता का झारखंड में विशेष रूप से महत्व है। ठीक है, उसके अलावा कुछ औषधीय पौधे, ठीक है, ये जो है जंगलों से मिलते हैं।
इसके अलावा सरना जो है धर्म है, उनका जो विश्वास है, ठीक है, वो जंगलों पर काफ़ी अधिक है, जल जंगल और ज़मीन की बात हमेशा करते हैं। तो इनके लिए जो है ये जंगल जो है, ये सारंडा जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा झारखंड सरकार का जो वन विभाग है, ठीक है, ये इको टूरिज्म कॉटेज बना रहा है किरीबुरू में, ताकि इको टूरिज्म डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये एक लिमिटेड टूरिस्ट टैक्सी सेंटर के लिए जो है गेस्ट हाउस भी बना रहा है, ठीक है, मेघाहातुबुरु में, ठीक है, मेघाहातुबुरु में, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट और कुछ इंपॉर्टेंस जो है आप लोगों को पता लगा होगा, विशेष रूप से सारंडा के जंगलों के बारे में। अब यहाँ पे बात आता है, सरयू राय जी ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है फाइल किया था झारखंड हाईकोर्ट में, और इन्होंने 2012 में ये PIL फाइल किया था, और इसके तहत पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष रूप से इस क्षेत्र में, सारंडा जंगल के क्षेत्र में ये अपील की गई थी, ठीक है। और इसी के तहत फिर सुनवाई होती है, और ये जो वन्यजीव अभयारण्य बनाने की बात है वो सामने आती है, ठीक है। एक और सासंग दाबुरु, ठीक है, सासंग दाबुरु जो है क्षेत्र, जो जंगल है, ठीक है ना, ये भी उसी क्षेत्र में थोड़ा सा उसके नज़दीक है, ठीक है। और इसे जो है कंजर्वेशन सेंटर या कंजर्वेशन एरिया जो है बनाने की बात की जा रही है, संरक्षित क्षेत्र जो है वो बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा सारंडा तो वन्यजीव अभयारण्य के रूप में बना ही जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो ये चीज़ें मैंने पहले ही जो है चर्चा कर रखी हैं। यहाँ NGT और सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन है, तो 2022 में जो है NGT डायरेक्ट किया झारखंड सरकार को कि इस क्षेत्र को सेंचुरी बनाना पड़ेगा। कौन से? सारंडा और सासंग दाबुरु को, ठीक है ना। हालांकि इसमें सारंडा ही मेन ध्यान रखिएगा। और जब कोई इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो जो पिटिशनर्स हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट गए, और 20 नवंबर 2024 को जो है स्टेट को एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया। इस एफिडेविट में जो है कौन कौन सी तारीख, 20 फरवरी, 16 और 29 अप्रैल 16 अप्रैल और 29 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार जो है ये कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करता है, और ये कहता है कि 57,519.41 हेक्टेयर जो है सारंडा वन्य क्षेत्र का, वो अभयारण्य के रूप में घोषित किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 13,603 हेक्टेयर, ठीक है, लगभग जो है 13,603 हेक्टेयर को जो है सासंग दाबुरु संरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये जो है विशेष रूप से बनाया जाएगा। और ये जो प्रपोजल है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून को जो है एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया था, और इसके बाद एक बार रिकमेंडेशन आ जाने के बाद जो है कैबिनेट में इसे अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद जो है फाइनली जो है ये अभयारण्य बन जाएगा। और इसके आधार पर जो है 2 महीने का समय जो है स्टेट गवर्नमेंट को, झारखंड सरकार को दिया गया था। और इसके बाद जो है काफ़ी सख्ते में झारखंड सरकार आ गई थी, और झारखंड सरकार के सख्ते में आने के बाद एक 5 सदस्यीय टीम जो है वो बनाया गया था। ये 5 सदस्यीय टीम में सभी मंत्री ही थे अधिकतर, जैसे कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो है इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा दीपक बिरुवा, चंद्रलिंडा, संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडे सिंह, ठीक है, ये 5 लोग जो है इसमें शामिल थे इस टीम में। और ये सीधे तौर पर गए सारंडा, और सारंडा जाने के बाद इन्होंने ग्रामीणों से बात की, और ग्रामीणों से बात करके इनको ये डिसाइड करना था कि कैसे इनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो जुड़ाव है जंगल के साथ, ठीक है, साथ ही साथ उनका जो परंपरा है, उनका समुदाय का जो परंपरा है जो जंगलों से जुड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से बचाया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई, ठीक है। और आम सभा भी वहाँ पे आयोजित किया गया था। और ये जो मिनिस्टर हैं ये 575.19 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को जो है सारंडा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, इसके रिकॉर्डिंग जो है अपना रिपोर्ट जो है वो देंगे। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो अंकुआ, सामंता,
करमपदा, ठीक है, इसके अलावा कुटलीबाद, फिर तिरिलपोसी, थालकोबाद, ये सब प्रमुख जो क्षेत्र हैं ये इसमें आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या कुछ यहाँ पे ग्रामीणों ने कहा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सारंडा के ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है यहाँ पे देखिए। सारंडा वन्य अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव पर स्थानीय लोगों की राय लेने के लिए झारखंड सरकार जो है छोटा नागरा मचानगुटू मैदान में जो है आम सभा की। और यहाँ पे लगभग 1 लाख आबादी जो है जंगल में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ पे 50,000 लोग थे, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे 1 लाख लोग जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, और 75,000 से 1 लाख लोग मिल सकते हैं। यहाँ पे सभी जो उस टीम के लोग थे वो तो थे ही, साथ ही साथ मानकी मुंडा ग्रामीण जो लोग थे वो थे। ठीक है, इसके अलावा जनप्रतिनिधि जैसे पंचायत प्रतिनिधि, मुंडा मान की सामाजिक व राजनीतिक संगठन, इस तरह के सभी लोग जो है यहाँ पे आए हुए थे। सभी ने जो है अपना पारंपरिक तीर धनुष लेकर के जो है इस आम सभा में पहुंचे थे। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जानवरों की चिंता है लेकिन लोगों की नहीं है, क्योंकि लोग जो है उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। लोग जो है उसी क्षेत्र में निवास करते हैं और साथ ही साथ लोगों का जीवन यापन जो है उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और अगर ये लोग जंगल में नहीं होंगे, इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जंगल में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जंगल नहीं बचेगा, जो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि ये आदिवासियों ने लगातार जो है जंगल के संरक्षण में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ देखा जा सकता है और इसकी वजह से जो है ये विशेष रूप से जो है आपका चर्चा में रहा है। अब देखिए जो कुछ भी हो, ये जो पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, ये क्या निर्णय लेता है, लेकिन ये पूरा जो विषय है, ठीक है, इस पर एक समझ बनानी जरूरी थी, जिसके लिए ये जो एनालिसिस है ये किया गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।